तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया था, जिसमें हमने विद्युत धारा के इंट्रोडक्शन को पार्ट को बताया था। आज के क्लास में हम लोग मेनली बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे बैच में नहीं जुड़े हैं, लक्ष्य बैच में, जिसमें आपको पूरा फ्री में पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, A4 साइज नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली बात करेंगे धारा घनत्व क्या होती है, जिसको इंग्लिश में करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी तो किसी चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है। यानी मान लीजिए कोई चालक हो गया और इसके किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व इस बिंदु के, जो बिंदु हम लोग माने थे, इसके बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत यानी इसे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा यानी I के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग मान लें, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी मान लीजिए कोई चालक हो गया, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जो गोल गोल वाला भाग ये दिख रहा है सामने का, इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रवाहित धारा I हो, तो धारा घनत्व का मान, जिसको धारा घनत्व को हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं, तो J बराबर क्या होता है, I बट्टा A, यानी विद्युत धारा बट्टा यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसकी मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर के स्क्वायर, जिसको हम लोग विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ये क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर का स्क्वायर। तो इसकी मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मान लें, यदि किसी धारा की दिशा से अभिलंबवत क्षेत्रफल की दिशा थीटा कोण पर हो, तो J बराबर I अपॉन A cos थीटा। अब चलिए इसको जानते हैं कि आखिर J बराबर I बटा A cos थीटा कैसे आया। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया, यदि किसी धारा की दिशा से, यहाँ पर मान लीजिए धारा की दिशा इस दिशा में चल रही है, ठीक है, और इससे अभिलंबवत यानी इसे लंबवत क्षेत्रफल की दिशा थीटा कोण पर, मान लीजिए कोई थीटा कोण पर इससे अभिलंबवत थीटा कोण पर हो, तो J बराबर यानी धारा घनत्व का मान कितना होगा, I बट्टा A cos थीटा। देखिए यहाँ पर हम लोग सदिश का नियम का पालन करेंगे। देखिए यहाँ पर इससे अभिलंबवत गुजर रही है, जिसको हम लोग दो बराबर भागों में बांटेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर थीटा कोण मान लिए, तो जिसके साथ थीटा रहता है उसको हम लोग A cos थीटा के नाम से जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको हम लोग A sin थीटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसी का मान हम लेंगे। जैसे A cos थीटा को हम लोग लेंगे, A sin थीटा को नहीं लेंगे, क्योंकि इस दिशा में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जिस दिशा में धारा का प्रवाह होगा उसी का मान हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर A cos थीटा का ही मान लेंगे। तो J बराबर I बटा A cos थीटा। अब यहाँ पर I बराबर J A cos थीटा होगा। देखिए यहाँ पर J बराबर I बटा A cos थीटा हुआ, ठीक है। अब हम I बराबर निकाले तो J A cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, J A cos थीटा। यहाँ पर I बराबर देखिए, मान लीजिए यहाँ बटा में 1 मान लीजिए, तो I बराबर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तिरछा तिरछी, तो कितना होगा, I बराबर J A cos थीटा। अब हम लोग इसकी सदिश स्वरूप में लिखे तो I बराबर वेक्टर J इंटू वेक्टर A। देखिए ए बी कॉस थीटा का कहीं लिखा होगा ना, ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जे कॉस थीटा लिखा है, तो ए के जगह पर क्या लिखा है, जे, ठीक है, और बी के जगह पर क्या लिखा है, ए।
तो इसको हम लोग कैसे, इसका फॉर्म कैसे लिखे थे, ए बी कॉस थीटा का हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ पर मान लिया हम लोग कि जे ए के रूप में लिखा है और ए बी के रूप में, तो ए बी कॉस थीटा का यहाँ पर रूप में लिखा है, तो आई बराबर ए के रूप में हम लोग क्या मानेंगे, जे यानी वेक्टर जे इंटू बी के रूप में वेक्टर ए। तो आई बराबर क्या होगा, वेक्टर जे इंटू वेक्टर ए, यानी सदिश ए इंटू सदिश जे, ये हो जाए सदिश जे इंटू सदिश ए, इसका हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो धारा घनत्व कैसी राशि है, जो कि पेपर की दृष्टि से ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व कैसी राशि है, तो हमेशा याद रखिएगा धारा घनत्व सदिश राशि है, यानी यह वेक्टर क्वांटिटी है, यानी धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है, इसकी दिशा जिधर विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसी दिशा में धारा घनत्व का दिशा होती है। क्योंकि ये सदिश है तो इसकी दिशा को बताना बहुत ही जरूरी है, तो इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होगी, यानी जिधर विद्युत धारा का प्रवाह होगा उधर इसकी धारा घनत्व की दिशा होगी। इसकी मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर के स्क्वायर, अभी हम लोगों ने देखा था कि जे बराबर ए बट्टा आई बट्टा ए, जे बराबर आई बट्टा आई थी। धारा का विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर का स्क्वायर, तो इसकी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा ए एल माइनस टू, क्योंकि जे बराबर होता है ए या बट्टा आई बट्टा ए होता है, तो धारा का मान कितना होता है ए यानी एम्पियर, और लंबाई क्षेत्रफल का लंबाई का स्क्वायर हम ले लेंगे, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। अब विद्युत चालन की बात करें तो विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक कंडेंसन, तो किसी पदार्थ में आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या स्थानांतरण करना विद्युत चालन कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई विद्युत चालन हो गया और इसमें आवेशित कण जो हो गया इलेक्ट्रॉन या धनायन, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विद्युत चालन कहलाता है। आवेशित कणों को आवेशवाहक कहलाता है, यानी आवेशित कणों क्या होगा, आवेशित कण में इलेक्ट्रॉन धनायन होते हैं। इसको हम लोग समझेंगे एक चित्र के माध्यम। देखिए किसी पदार्थ में आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मान लीजिए कोई चालक पदार्थ हो गया, इसमें आवेशित कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और धनायन। तो इलेक्ट्रॉन और धनायन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या स्थानांतरण करना विद्युत चालन कहलाता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि आवेशित कण क्या होते हैं यहाँ पर, तो आवेशित कणों को आवेशवाहक कहा जाता है, यानी आवेश को लेकर जाने वाला। तो आवेश को कौन लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन या धनायन। आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन या धनायन होते हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन या धनायन होते हैं। अब हम लोग बात करें नोट पॉइंट में, तो द्रव में विद्युत चालन, यानी द्रव में विद्युत का चालन कैसा होता है, द्रव में विद्युत चालन धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। द्रव में जो विद्युत चालन होता है वो धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी जो द्रव में विद्युत चालन होता है धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इस पूरी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब गैसों में विद्युत चालन धनायनों इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। गैस में बात करें तो धनायन और इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत चालन होता है। यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहते हैं, यानी इस पूरी प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है। अब ठोस की बात करें तो ठोसों में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर कोई ठोस वस्तु होगी तो उसमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। अब यादृच्छिक गति एक पॉइंट आता है कि यादृच्छिक गति क्या हो गया, इसको हम लोग फ्री वेलोसिटी बोलते हैं या फ्री मोशन बोल सकते हैं, स्वतंत्र गति। धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन परमाणुओं तथा अणुओं के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस दौरान टकराने से इनका परिमाण तथा दिशा लगातार बदलती रहती है, इसे यादृच्छिक गति कहते हैं। मान लीजिए कोई धातु हो गया
और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग धनायन मान लेंगे। धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायन, परमाणु तथा अणु के बीच जो स्वतंत्र गति होती है, इस दौरान उनका टकराने से इनका परिमाण तथा दिशा लगातार बदलती रहती है। इसे यादृच्छिक गति कहते हैं। धातु में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनायन होते हैं तथा परमाणु होते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और कोई परमाणु हो गए, कोई धनायन हो गया, इनके बीच जो टकराने से जो इनकी दिशा तथा परिमाण लगातार बदलती रहती है, इसे यादृच्छिक गति कहते हैं। अब आता है माध्य मुक्त पथ, यानी फ्री मीन पाथ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मान लीजिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, इनकी दो क्रमागत, यहाँ पर एक भी कोई इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच जो टक्कर होगा, इनके बीच चली गई दूरी को यहाँ से इस बिंदु से लेकर, यानी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन से लेकर इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच के जो औसत दूरी होगी, उसको हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। फ्री मीन पाथ इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, यानी माध्य मुक्त पथ को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 10⁹ मीटर कोटि का होता है, यानी माध्य मुक्त पाथ का मान लगभग 10⁹ मीटर कोटि का होता है। अब यहाँ पर एक और इसी से संबंधित पॉइंट आता है कि श्रांति काल क्या होती है। इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, श्रांति काल को। तो चलिए जानते हैं आखिर श्रांति काल क्या होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। मान लीजिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो टक्कर हुआ क्रमागत, यानी एकदम क्रम से जो टक्कर हुआ, इनके बीच लगे औसत समय अंतराल को, यानी इन दोनों टक्करों के बीच जो औसत समय अंतराल लगेगा, तो इसको हम लोग श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी मान की बात करें तो इसका मान 10⁻⁻14 सेकेंड कोटि का होता है, यानी श्रांति काल का मान 10⁻⁻14 सेकेंड कोटि का होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए श्रांति काल। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 को देखेंगे, पार्ट नंबर 3 को। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस विषय का नोट्स चाहिए तो आप 8011622098 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाएगा, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।